The every solid has the property, try to understand. When it is compressed, it's regain its original shape and size. When it is stretched, it regains its original shape and size. And it is due to the molecular's attraction or repulsion. It depends upon the molecular's attraction or repulsion. When body, every solid is in equilibrium position at a distance r0. When a graph is drawn between the force and the molecular distance, it is found that when the r is less than r0, when body is compressed and r is less than r0, then the mechanical repulsion, atomic repulsion takes place. And as a result, due to repulsion, body regains its original shape and size after removing the deforming force. But when the body is stretched and the molecular distance r is greater than r0, then the atomic attraction takes place. As a result, the body regains its original shape and size after removing the deforming force. इसी रिमूविंग प्रॉपर्टी को, इसी रिगेनिंग प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड बाय वर्च्यू ऑफ विच, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर लिख सकते हैं. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच the body regains its original shape and size. Note down, it is the property of the matter by virtue of which body regains its original shape and size, by virtue of which the body regains its original shape and size after removing the deforming force. The property of the matter by virtue of which the body regains its original shape and size after removing the deforming force is known as the elasticity. Is known as the elasticity. Quartz is known as the perfectly elastic body. क्वार्ज क्रिस्टल होता है, ये इसको परफेक्टली इलास्टिक होता है कि फोर्स लगाओ तुरंत गेन कर लेता है, तो परफेक्टली इलास्टिक होता है. परफेक्टली इलास्टिक. तो इलास्टिसिटी समझ में आ गया. प्लास्टिसिटी क्या होता है? प्लास्टिसिटी, when force is applied and body does not regain its original shape and size, this is known as the plasticity. क्ले मिट्टी जानते हो? मिट्टी, गीली मिट्टी दबा दो तो दबा रह जाता है ना. इसको हम प्लास्टिसिटी, इस बिहेवियर को हम प्लास्टिसिटी करते हैं. तो क्ले है हमारे पास, से प्लास्टिसिटी का मतलब रिगेन नहीं कर पाता, दबा दो तो दबा रहता है. तो हमारी बॉडी में इलास्टिसिटी होती है, कहीं भी दबाओ फिर गेन कर लेता है ना. जैसे यही है, ऐसे दबाओ फिर आ जाता है. तो ये हम इसको हम इलास्टिसिटी करते हैं. मतलब प्लास्टिसिटी दबा दो दबा रहता है. तो ये सारी घटनाएं जो होती हैं ना विद इन इलास्टिक लिमिट. तो एक प्लास्टिक हमने बताया क्ले जो होता है, तो इसको हम पुट्टी जानते हैं ना, पुट्टी. हाँ, तो ये सब चीज़ें आता है किसमें? ये सब आता है प्लास्टिसिटी. और सॉलिड बिहेवियर तो जानते ही हो कि सॉलिड ये रिजिडिटी एक होता है. रिजिडिटी का मतलब ये होता है कि इलास्टिसिटी हमने परफेक्टली इलास्टिक क्वार्ज है. वैसे तो हाँ, वैसे तो हमारी बॉडी भी है
कुछ भी है इलास्टिसिटी, सब तो इलास्टिसिटी न है, इट इज आल्सो इलास्टिसिटी। मेरी परफेक्ट इलास्टिक की बात जो कर रहा हूँ, परफेक्ट इलास्टिक। वैसे परफेक्टली प्लास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक इट इज इम्पॉसिबल। ये आइडियल केस में इम्पॉसिबल होता है। 100% जो होता है परफेक्टली प्लास्टिक और परफेक्टली इनएलास्टिक, ये जो है हमारे पास सब ये सब चीज़ें सब ऐसा नहीं, जिसको हम परफेक्टली प्लास्टिक वो भी थोड़ा सा गेन जरूर करता है, थोड़ा बहुत। तो परफेक्ट आइडियल परफेक्टली इनएलास्टिक और इलास्टिक एंड परफेक्टली प्लास्टिक ये होता नहीं नेचर में, लेकिन हम लोग एक आइडियल मान करके आइडियल के रेस्पेक्ट में काम करने का, आइडियल से कंपेयर किया जाता है। जैसे हमारे डेली लाइफ में आइडियल का मतलब ये होता है कि एक एक्सट्रीम पोजीशन आइडियल होती है। यहाँ पे होता है कि पूरा का पूरा रिगेन कर ले और पूरा का पूरा ये जो है एकदम गेने रिगेने न करे। ये होता ही है इसके साथ। अरे ये जो प्लास्टिसिटी कि किसको जिसको हम आइडियल प्लास्टिसिटी मानते हैं उसमें भी दबाने के बाद थोड़ा बहुत रिगेन कर लेता है, इसी नाते हम आइडियल प्लास्टिसिटी नहीं मान पाते। इसी तरह से इलास्टिसिटी आइडियल केस में होता है कि तुरंत छोड़े तुरंत गेन कर ले, एकदम तुरंत का तो एट दैट इंस्टेंट, लेकिन ऐसा होना चाहिए टाइम लेता है, धीरे धीरे गेन कर लेता है। तो ये लेकिन आइडियल इलास्टिसिटी और आइडियल प्लास्टिसिटी मिलती है बॉडी में। हम एक आइडियल को मान करके उसी के कंपेरिजन में वर्क करते हैं। आइडियल का सिंपल समझ लो कि कोई किसी की जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है आइडियल। अब जैसे गार्ड क्या है, आइडियल गार्ड भी हम एक आइडियल पोजीशन मान करके चलते हैं। कोई बहुत बलवान कितना, गार्ड की तरह बलवान, बहुत अच्छा ज्ञानी है, कितना कुल स्ट्रीम एक सत्ता ऊपर रख दी गई गार्ड, उससे बलवान कोई नहीं, नेचर को भी हिला सकता है, नेचर को भी क्रिएट करता है। तो इसलिए तो उससे क्या है कि आदमी की ताकत यहीं पर कम हो जाती है, आदमी अपनी लिमिट में रहता है। वो कितने भी बलवान हो, फिर वहाँ पहुँच जाते हो उस सत्ता के आगे झुक जाते हैं। बहुत बड़े बलवान हो, चल रहे हो, एक आंधी आ गई, लुढ़क गए, नहीं लोग चलते हैं ना, पता लगे पत्थर का टुकड़ा गिर गया, खत्म कहानी। बहुत बड़े ताकतवर हो तो क्या मतलब क्या औकात है, तो दो कौड़ी का औकात है। तो एक आइडियल केस जो है गार्ड की तरफ जो रख दिया जाता है, इतनी बड़ी लाइन खींच दी जाती है, वहाँ आदमी पहुँच नहीं सकता। तो इसीलिए हर जगह एक आइडियल सिचुएशन बनाई गई है, इसीलिए एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा होना चाहिए। ठीक है कि वो ऐसा नहीं होता तो कम से कम उस लेवल तक करने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए एक आइडियल लाइन हर जगह बनाई जाती है, एक डिकोरम मेंटेन करने के लिए हर जगह आइडियल सिचुएशन होती है। यहाँ भी यही है कि आइडियल परफेक्टली आइडियल इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी पॉसिबल नहीं है। और रिजिडिटी का मतलब कि फोर्स इज अप्लाइड एंड द बॉडी डज नॉट चेंज इट्स शेप, तो दैट इज नोन एज द रिजिडिटी। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें इलास्टिसिटी में ही स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ेंगे। स्ट्रेस क्या होता है, ध्यान में रखो। स्ट्रेस जब किसी बॉडी को खींचो या दबाओ तो एक अपोजिंग फोर्स लगता है ना, जिसे रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो अगर हमारे पास एक वायर है और वायर पर अगर हम फोर्स एफ लगा दें तो जितना ज़्यादा अप्लाइड फोर्स होगा उतना ज़्यादा इसका रिस्टोरिंग फोर्स होगा। तो अगर इसकी एरिया ए है तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज द स्ट्रेस। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया is known as restoring force per unit area is known as stress। अच्छा, रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड अगर इधर लगेगा तो रिस्टोरिंग अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। इसलिए हम ये भी कहते हैं
कि अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज द स्ट्रेस। अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, इसे एफ अपॉन ए कहते हैं, ध्यान रखना, एफ अपॉन ए। और एसआई यूनिट इसकी होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना, अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज द। स्ट्रेस तीन तरह का होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। ध्यान रखना। तो पहले नंबर पे हम लोग इसको इसमें लिख लेते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है? when force is applied and the length increases, this is known as the longitudinal stress. When force is applied and the length increases, when length changes, then that is known as the normal stress. Force is applied, then the length increases or decreases, सिंपल सी बात है, खींचो या दबा दो, उससे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ही हमारे पास होता है, इट इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस और कंप्रेशनल स्ट्रेस भी करते हैं। कंप्रेशनल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस, हाँ, नॉर्मल स्ट्रेस, कंप्रेशनल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अगर जैसे हमारे पास एक बाल है, बाल जानते हो, पूरे वॉल्यूम में दबाएं, कंप्रेशनल कहते हैं कि कंप्रेस करें ऐसे, तो उसमें जो वॉल्यूम में चेंज आता है, इसीलिए से उसे हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी कहते हैं। तो फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मली एंड इफ वॉल्यूम चेंजेस, then that is known as the normal stress, compressional stress और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। इतना नाम दिया जाता है कि अगर किसी पे पानी में डाल दिया जाए, इतना नहीं, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस भी करते हैं। हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो मीन्स पानी होता है ना, पानी में डाल दिया जाए तो होगा क्या, पानी चारों तरफ इक्वल फोर्स लगाता है और नॉर्मल फोर्स लगाता है। पानी की प्रॉपर्टी होती है 90 डिग्री फोर्स लगाता है। तो पानी के अंदर कोई चीज़ जाएगी अगर बाल, तो हर डायरेक्शन से फोर्स लगेगा। जब हर डायरेक्शन से फोर्स लगेगा तो ऐसे लगता है फोर्स चारों तरफ हर जगह से इक्वल लगेगा, तो इसका वॉल्यूम चेंज होगा। तो इसे हम कहते हैं एफ अपॉन ए। एफ अपॉन ए भी होगा फोर्स ए सरफेस एरिया, स्ट्रेस यही है, ठीक है। और एक होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस टेंजेंशियल स्ट्रेस का मतलब ये हो गया, देखो, खींचना लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, सर दबाना ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या कंप्रेशनल स्ट्रेस, और मालिश करना ये हमारा हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ये जैसे टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, हाँ, तो ये देखो ऐसे है, और हम ऊपर से दबा दें जैसे ये है। अब देखो, एक कंप्रेस पूरा दबा दे चारों तरफ, कंप्रेशनल स्ट्रेस,
एक तरफ से खींचे लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन अगर हम खाली नीचे के सरफेस को फिक्स करके ऐसे दबाएं, ऐसे हो गया ना, फिर अपनी बॉडी को शेप साइज को गेन कर लिया, इसे टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। इफ टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड बॉडी चेंजेस इट्स शेप, देन दिस इज नोन एज द टेंजेंशियल स्ट्रेस। हम टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाते हैं। गाड़ी जैसे किस चीज के ऊपर चढ़ा देते हैं? नहीं, वहाँ स्ट्रेस नहीं लगाते हैं, केवल लोअर सरफेस फिक्स हो, अपर सरफेस को ही अगर हम चेंज करना चाहें, टेंजेंशियल फोर्स, जैसे इसको नीचे फिक्स कर दिए, ये टेंजेंशियल स्ट्रेस है ऐसे। तो ये जो है अभी टेबल है, यहाँ नीचे फिक्स करके हम ऐसे अगर करें तो थोड़ा ज़्यादा हार्ड है, प्लास्टिक का होता तो अपना ऊपर वाला चेंज ना होता। हाँ, तो ये चीज़ है, तो ओरिजिनल यही हमारा हो। फिर टेंजेंशियल फोर्स जब अप्लाई किया तो हमारे पास बॉडी ऐसे बदल जाएगा। मान लो थीटा एंगल चेंज हो गया, थीटा एंगल, तो ये सरफेस एरिया ये है, फोर्स कितना हुआ, एफ, ये एरिया कितनी है, ए, फोर्स एफ, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस हो जाएगा एफ अपॉन ए। सब में एफ अपॉन ए ही होगा, लेकिन वो सिचुएशन के अनुसार एक में लंबाई बढ़ती है, एक में वॉल्यूम चेंज होता है, एक में शेप बदलती है। बात समझ में आ रही नहीं? तो इस नाते अलग अलग सिचुएशन के अनुसार अलग अलग नाम दिया गया है टेंजेंशियल स्ट्रेस। और इसी बेस पर हम लोग 3 स्ट्रेन भी पढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ध्यान रखना ये हमारा एफ अपॉन ए भी आएगा। इफ टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड बॉडी चेंजेस इट्स शेप, दिस इज नोन एज द टेंजेंशियल स्ट्रेस, इट इज एफ अपॉन ए। अब हमारे पास आता है इसी तरह से स्ट्रेन पढ़ते हैं, स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेन पढ़ेंगे, स्ट्रेन भी इसी तरह से 3 होता है, स्ट्रेन, स्ट्रेन में भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हम पढ़ेंगे। हाँ, टेंजेंशियल स्ट्रेस हो गया ना, अब हम लोग स्ट्रेन पढ़ेंगे। स्ट्रेन होता क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन, एक्चुअली स्ट्रेन का सिंपल सा मतलब होता है चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, इसे हम स्ट्रेन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात जब हम करेंगे तो चेंज, अब जैसे हमारे पास ये बॉडी है, लेंथ इसे में फोर्स लगाया, तो इसकी मान लेते हैं कि लेंथ बढ़ गई, कितना, डेल्टा एल बढ़ गई, ओरिजिनल लेंथ कितनी है, एल, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम कहते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल अपॉन एल, इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। इसी तरह से ये हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम आता है, ये भी। दूसरा आता है कंप्रेशनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, कंप्रेशनल स्ट्रेन। सेकेंड, कंप्रेशनल स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको हम कहते हैं चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम चेंज होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। पहले हमारे पास ये वॉल्यूम था, घट करके ये अंदर दब गया ना, तो ये हमारे पास डेल्टा भी घट गया, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। इज इट क्लियर? सो हमारे पास एक कंप्रेशनल स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसी तरह से आता है हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेन, थर्ड टेंजेंशियल स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेन होता क्या है, here the angle through which the body
has displaced from its original position, that is known as the tangential strain. Angle through which the body has changed, displaced from its original position, that is known as the टेंजेंशियल स्ट्रेन। जिस एंगल, कितने एंगल से हमने यहाँ पे लगाया फोर्स, ये ऐसे चला गया अपने पोजीशन से, कितना शेप चेंज हो गया, जितना एंगल डिस्प्लेस कर गया उसे हम कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेन। और यहाँ पे इसको एंगल थीटा देख लेना, लेंथ एल है, लेंथ एल मान लेते हैं, बॉडी डेल्टा थीटा चला गया, डेल्टा थीटा, डेल्टा एल यहाँ से चला गया, तो थीटा है। तो अगर हम इसमें एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, tan थीटा अगर एक्चुअली वास्तव में tan थीटा अगर ले तो tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि थीटा अगर बहुत छोटा होता है तो tan थीटा इज इक्वल टू हम थीटा मानते हैं, तो ये हमारे पास होती है वैल्यू, तो थीटा डेल्टा एल अपॉन एल, एंगल कितना होता है डेल्टा एल अपॉन एल। वैसे एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, आर किसको मानेंगे, रेडियस एल, क्योंकि जो हमारा अब ऐसा हम डिस्प्लेसमेंट को एंगल जो होता है इतना कम होता है कि हम देख नहीं पाते। जैसे अभी ये ऐसा नहीं कि हमने लगाया चेंज नहीं हुआ, चेंज हुआ लेकिन हमारी आंख से दिख नहीं रहा, चेंज हुआ लेकिन हमारी आंख से दिख नहीं पाता, तो वो एंगल इतना छोटा होता है, मतलब 1 डिग्री से भी कम। तो tan 0 वैल्यू 0, sin 0 वैल्यू 0, न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो tan 0 0, sin 0 0, तो tan थीटा इज इक्वल टू थीटा इज स्मॉल, बात समझ में? तो ये हमारे पास लेते हैं थीटा इज इक्वल tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। इज इट क्लियर टू ऑल? तो हम 3 चीजें जान गए, ये एक्चुअली इंट्रोडक्शन होता है। हम जैसे किसी फैमिली में इंटर करते हैं पहले जानते हैं ना कि कौन क्या है कैसे है। तो अभी हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में जाना कि इसमें क्या क्या होता है, हमने देख लिया कि इसका नेचर कैसा है, ये किस तरह से अपना शेप चेंज करता है, लेंथ भी चेंज करता है, वॉल्यूम भी चेंज करता है, अपनी पोजीशन से शिफ्ट भी होता है, और सब हमारा इलास्टिक बिहेवियर में आता है। तो इलास्टिक लिमिट अब हम लोग पढ़ेंगे, इलास्टिक लिमिट, द मैक्सिमम अप टू व्हिच मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट maximum stretch up to which the body regains its original shape and size after removing the deforming force, maximum stress up to which maximum stress up to which the body regains its original shape and size after removing the deforming force is known as the elastic limit. Maximum stress up to which the body regains its original shape and size after removing the deforming force is known as the elastic limit. तो ये हमारा पास मैक्सिमम स्ट्रेस ध्यान में रखना, ये स्ट्रेस हमने बताया ना कि एफ अपॉन ए मैक्सिमम फोर्स, जितना मैक्सिमम स्ट्रेस तक बॉडी अपनी पोजीशन को गेन कर लेती है उसे हम कह लेते हैं इलास्टिक लिमिट। इसीलिए जब हम कोई काम, ये जो इलास्टिक बिहेवियर है ये हमेशा एक ओरिजिनल एक इलास्टिक लिमिट के अंदर होता है, इलास्टिक लिमिट के बाहर यह इलास्टिक बिहेवियर काम नहीं करता। इसीलिए जब किसी का सर दबाते हो तो इलास्टिक लिमिट में दबाते हो, ज़्यादा दबा देते हो। जैसे इस एज में घर के गार्जियन कहते हैं थोड़ा सा दबा दो, बच्चों से लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जनरली बच्चे करते भी हैं। हम लोगों के यहाँ का जनरली कल्चर है, हिंदुस्तान का तो कल्चर है ही एटलीस्ट,
सेवा भाव है कम से कम। कुछ उद्दंड पैदा हो जाते हैं, अलग बात है, लेकिन एक कल्चर है, हिंदुस्तान का कल्चर है अभी कि समर्पण है अपने पेरेंट्स के प्रति। जैसे पापा हैं, ड्यूटी करके आए, वो थके हुए हैं, तो वो कहते हैं थोड़ा सा दबा दो, तो बच्चे दबा देते हैं। तो उसमें क्या होता है, इलास्टिक लिमिट में दबाया जाता है। वह जो सर दबाने की बात की जाती है, वो लोग कहते हैं उंगली फोड़ दो। उंगली फोड़ देना ये इलास्टिक लिमिट में कहा जाता है, यही इलास्टिक लिमिट। द मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच द बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल एंड शेप एंड साइज आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स। ये हमारा यही इलास्टिक लिमिट है। हम इलास्टिक लिमिट को कभी क्रॉस नहीं करते हैं, ध्यान में रखना। जो भी, तो ये ओरिजिनल शेप एंड साइज, अभी हम लोग जंप कर जाते हैं, कुछ नहीं होता, लेकिन ऊपर से जंप कर जाओ तो इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा जंप करो, गिर जाओगे ना। जैसे अभी यहाँ से कूद जाओ, कुछ नहीं होगा, थोड़ा और से कूदो, कुछ नहीं, यहाँ तक। लेकिन अब उससे ऊपर से कूद जाओ तो कुछ ऐसे ये भी है कि कुछ लोग की इलास्टिक लिमिट बड़ी मेंटेन होती है, वो हो सकता है ऊपर से कूदने के बाद भी कुछ ना हो, कूद भी जाते हैं। जैसे चोर और आते हैं ऊपर से, अब पता लगा चढ़ गए और दबाव पड़ा तो कूद के भाग भी जाते हैं, ऐसा भी हुआ है। तो इलास्टिक लिमिट उनकी कभी काल अच्छी होती है, लेकिन जनरली लोगों की इलास्टिक लिमिट ये यहाँ से गिरेंगे तो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करेंगे। माने अगर हड्डी में अगर उस स्ट्रेस पड़ा तो अगर स्ट्रेस को ऐसे तो ऐसे रह जाएगी हड्डी, क्यों? क्योंकि इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाता है। तो ये हमारे पास मैटर में जो भी प्रॉपर्टी है, तो लाइफ में हर चीज़ का अपना एक इलास्टिक लिमिट होती है। ऐसे बिहेवियर में भी इलास्टिक, मित्र के बीच झगड़े भी होते हैं, आपस में लूज टॉकिंग भी करते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। कभी काल वह जब इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर जाता है तो उसमें फिर उस संबंध टूट जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि छोटी सी बात के लिए इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाता है और जीवन चला जाता है। ध्यान रखना। और